हैं. A very good afternoon, dear team. Yes, this is Avdesh sir, your biology mentor, and I do welcome to all to my class. Or first of all, wish you a very happy New Year 2024. So, dear students, I do pray and bless you कि this year आप आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको मिल जाए, योर ड्रीम्स में कम ट्रू, और जो आपका ड्रीम है नीट क्वालिफाई होने का, आप उसको फटाफट से क्रैक कर लो और 2024 में अपने MBBS में एनरोल कर लो. ठीक है, सो चलो हम हमारी जर्नी करते हैं शुरू विद लॉट ऑफ पॉजिटिव एंथुसियाज्म. एंड हमारा जो चैप्टर है द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एज यूजुअल अलोंग विद लेक्चर 3. आज इसका लेक्चर 3 है और जो कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वी वर डूइंग द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या और क्यों. डीएनए और आरएनए, इन दोनों में से कौन था जो जेनेटिक मटेरियल में कंसीडर किया गया. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए. आखिर डीएनए और आरएनए में जेनेटिक मटेरियल की जो लड़ाई थी वो उसको जीता कौन और क्यों. बेटा डीएनए, इट वाज डीएनए दैट एक्चुअली एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. यस, डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए द बेसिक कॉन्सेप्ट कि डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल. लेकिन क्यों? क्योंकि कई सारी रिसर्चेस हुई और वो रिसर्च इस बात पर वर्कआउट करती हैं कि रियल मायने में डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्यों है. देखते हैं आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए वो है जेनेटिक मटेरियल वायरस का. ठीक है, और इसका अगर बेस्ट आंसर हम देखें कि जो डीएनए है उसको ही क्यों प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल माना गया और जो आरएनए है वो डायनेमिक फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर एंड अडेप्टर. ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ध्यान रखना है वो होता है केमिकल स्ट्रक्चर. किसका? न्यूक्लिक एसिड्स का. ये दो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं. अगर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड स्ट्रक्चरली और स्टेबिलिटी वाइज कंप्लीट है तो ही वो उस पर्टिकुलर चीज को लेकर इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करेगा. अब हमारे पास कंसर्न है कि जो केमिकल डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए का, एक बार उसको रिकॉल कर ले. लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल, उसको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं. गुड आफ्टरनून पायल, हाउ आर यू. एक जो मटेरियल है उसको हम, या एक जो मॉलिक्यूल है उसको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं. तो बेटा उसको इसलिए कह रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि उसमें रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस होनी चाहिए. ये पॉइंट्स याद रख लो. अगर एक मॉलिक्यूल, उसको अगर हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें रेप्लिका होना चाहिए या रेप्लिकेशन की प्रोसेस होनी चाहिए. नंबर 2, उसका जो केमिकली और जो स्ट्रक्चरली कंटेंट है वो स्टेबल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बेटा जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल कर रहा है. लेकिन अगर उसका जो ये केमिकल स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर पाएगा. थैंक यू बेटा पायल, विश यू द सेम, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू, और गॉड ऑलमाइटी आपके सारे सपने पूरे करे और इस सेशन में 2024 में जो नीट का एग्जाम है वो आप क्रैक करें. ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपके गले में स्टेथोस्कोप टंगा हुआ देखना चाहता हूं. ठीक है, सो चलो बहुत सारी विशेष के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो जेनेटिक मटेरियल में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो रेप्लिकेट हो सके, नंबर 1. नंबर 2 ये कि वो केमिकली और स्ट्रक्चर वाइज स्टेबल हो. क्योंकि बेटा अगर ये कंटेंट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है और उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे. ठीक है. थर्ड हो जाएगा, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस. स्लो चेंजेस मतलब कि म्यूटेशन. याद रखना, दैट इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएशन. बेटा अगर स्लो चेंजेस होगा तो ही इवेल्युएशन हो पाएगा. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो है मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सके. मेंडेलियन कैरेक्टर्स, एलेल्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप,
तो बेसिकली ये जो 5 मेजर पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नंबर 1 क्या है कि वो जेनेटिक मटेरियल तभी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। नंबर 2, उसमें जो है केमिकली और स्ट्रक्चर वाइज स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 3, अगर उसमें म्यूटेशंस हो रहा है तो वो कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि स्लोली स्लोली उसमें इवैल्यूएशंस होते जाएंगे। नंबर नेक्स्ट, इसमें जो है मेंडेलियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसमें होना चाहिए, दैट इज फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप। ठीक है, तो मैंने 5 बोला था बट ये 5 नहीं, ये 4 है। आगे बढ़ते हैं कि बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द बेस पेयरिंग एंड द कॉम्प्लीमेंट्री बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए दे हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस। यस, अब यहां पे कंडीशन है कि सिर्फ डीएनए और आरएनए ही क्यों, प्रोटीन क्यों नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट जो होता है डीएनए वो आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए बाद में प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन के साथ ये कंडीशन है कि बेटा प्रोटीन फेल हो गया ये चारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करने में। क्या? एक तो उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए मेजर, जो कि प्रोटीन में हो जाता है। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये प्रोटीन के केस में बिल्कुल नहीं है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी स्टेबल इनफ, यस, लेकिन प्रोटीन बिल्कुल स्टेबल नहीं है। और जो स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है किसकी, इस जेनेटिक मटेरियल की, वो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हीट फिक्स, याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन पढ़ा था कि कैसे ई कोलाई का जो स्ट्रेन है उसको जब हीट फिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा था, लेकिन उसको जब हीट फिक्स करने के बाद वापस से उसको रफ स्ट्रेन में इनोक्यूलेट किया और बाद में जो है माइस को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई थी। तो यहां पर वो प्रॉपर्टी भी कैरी होना चाहिए कि कैसे एक जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय होता है और कैसे इंप्लीमेंट करता है। ठीक है बेटा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है कि जो सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड में किसी आरएनए में, वो बहुत रिएक्टिव होता है, और उसके रिएक्टिव होने के कारण जो आरएनए है हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो सस्टेन रहे, वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। लेकिन जब वो आसानी से, क्योंकि OH ग्रुप जो होता है वो इजिली रिएक्टिव होता है, याद रखो। हे गुड गुड आफ्टरनून श्रीमती, कैसा है बच्चे? विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इसीलिए आरएनए इज ऑल्सो नोन एज द कैटालिटिक, क्योंकि वो यहां पर रिएक्टिव है। इसलिए आरएनए को हम जनरल जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते हैं, मोस्टली इट इज डीएनए, क्योंकि अल्टीमेटली वो 4 फीचर्स याद रखना है। डीएनए जो है केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, जबकि आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए, एंड देयरफॉर अमंग द 2 न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थायमिन। और जो डीएनए और आरएनए होता है बेटा, वो दे आर एबल टू म्यूटेंट, याद रखो दोनों म्यूटेंट की होने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आरएनए अनस्टेबल होता है। यस, और जो म्यूटेंट होता है वो अनस्टेबिलिटी के कारण बहुत फास्टर होता है, लेकिन डीएनए का जो है म्यूटेशन रेट बहुत ही स्लो होता है, जिसके कारण उसमें जो इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस है, जो चेंजेस होते हैं वो स्लोली होते हैं एज कंपेयर टू आरएनए। और जो आरएनए के जीएम होते हैं उनका लाइफ स्पेन काफी छोटा होता है, लेकिन आप खुद सोचो जिसका लाइफ स्पेन छोटा होगा वो एज अ इवैल्यूएशन कैसे कॉज करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए कि जो आरएनए है उसका लाइफ स्पेन छोटा होता है, प्लस वो केमिकली अनस्टेबल होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है और सडन म्यूटेशन कॉज करता है, जिसके कारण आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है जी, और इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि आरएनए जो है वो डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड दैट इज व्हाई वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को लूज कर देता है। इसके अलावा डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। यस, क्योंकि डीएनए अकेला प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता, डीएनए को प्रोटीन के निर्माण करने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है
जो हमने हमारी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा और आगे वाली स्लाइड में भी हम स्टडी करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसके लिए होल एंड सोल इंचार्ज आरएनए ही होता है। इसलिए जो आरएनए और डीएनए है, इनका जो फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक मटेरियल, बट बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस, आरएनए और डीएनए में काफी हद तक समानताएं होती हैं, लेकिन बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। दैट इज व्हाई डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। गुड आफ्टरनून सतीश, गुड आफ्टरनून दिव्यांशी, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू ऑल माय डियर बच्चा पार्टी। ठीक है, थोड़े से मिस कर दिए, थोड़ा सा डिले हो गया है आप लोग, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जो ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो आरएनए में बेटर होता है, लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो डीएनए में बेटर होता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज आरएनए वर्ल्ड। तो डीएनए आरएनए, आरएनए डीएनए में लेके जो गुत्थी है वो अब हम काफी हद तक सुलझाने वाले हैं। हमने देखा कि डीएनए क्या है, डीएनए के बारे में हमने वास्ट में स्टडी किया, फिर हमने देखा कि डीएनए और आरएनए, कायदे से आरएनए वर्ल्ड को ऊपर होना चाहिए था एनसीईआरटी में, देन उसके बाद सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए था, ताकि बच्चे लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके कि डीएनए बेसिकली क्या है और आरएनए क्या है, तभी तो आप लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा डीएनए। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है, जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, द सेम आरएनए में भी होता है, बट जो कंसर्न है वो ये है कि डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए को जरूरत होती है आरएनए की प्रोटीन को बनाने की, ये चीजें हमें याद रखना है। ठीक है जी, तो चलो पहले फटाफट से आगे कंटेंट करते हैं, कंटिन्यू। तो बेटा आरएनए वर्ल्ड, आरएनए क्या है आपको पता है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? इट वाज नन अदर देन आरएनए। लेकिन आज की डेट में जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल हम जिसको कंसीडर करते हैं वो है डीएनए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनए की खोज आरएनए के कंपैरेटिवली बाद में हुई थी, क्योंकि उसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वॉटसन एंड क्रीक, उसको जब रिकॉग्नाइज किया गया, देन उसको अप्रूव किया गया, तो इस तरह से फाइनल एंड हाइपोथेसिस होती गई। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सो देयर इज नाउ इनफ एविडेंस, एकदम पर्याप्त एविडेंसेस हैं जो ये कहते हैं क्या, कि हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो क्या है? आरएनए से बनता है। ठीक है, और सेचर की मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एंड सारी चीजें आरएनए से बनती हैं। आरएनए जो है इट इज यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट। हम उसको 100% नहीं कह सकते कि वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो कैटलिस्ट में भी काम होता है उसका, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी उसका काम होता है। दैट इज व्हाई आरएनए वोंट बी कंसीडर्ड एज अ प्योर जेनेटिक मटेरियल, बट it was the first genetic material that actually which was considered and studied. ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, हमें पता है कि कैटलिस्ट बेसिकली होते क्या है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते, बट उनकी प्रेजेंस के कारण वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। आरएनए जो है कैटलिस्ट होने के नाते बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी एक ड्रॉबैक है जिसके कारण उसको एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। यस, आरएनए से डीएनए बना है, लेकिन डीएनए को प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए आरएनए की ही जरूरत होती है, ये चीज याद रखो। डीएनए हैज एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, but it basically requires RNA only to form the DNA. ठीक है, कैसे? With the chemical modifications that is more stable. And जो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंडेड होते हैं जो एक दूसरे से रेजिस्ट करते हैं, जिसके कारण फर्दर रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है। तो इन होल एंड सोल हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अबाउट आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सारी चीजें डीएनए से ही कंपैरेटिवली है, बट जो मेजर पार्ट है वो ये है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, ये खुद डीएनए बनाता है। आरएनए का लाइफ स्पेन छोटा है, आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है और आरएनए डीएनए के बाद बनता है फर्दर, सो दैट
प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आरएनए के बारे में स्टडी करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूं मैं। आरएनए, जिसको कि हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रोटीन के निर्माण में। ठीक है, समझे कि सिर्फ आरएनए को ही क्यों यूज किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अब भाई मॉलिक्यूलर वेट का ज्यादा होने से प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में या प्रोटीन को बनाने में क्या जरूरत है? तो जरूरत है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा मतलब कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका जो कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा, उसके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को फॉर्म कर सके एज कंपेयर टू डीएनए। ठीक है, सो आरएनए हमें पता है राइबोज न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जो कि इसका जो नाइट्रोजनस बेस है हमें पता है कि उस नाइट्रोजनस बेस में राइबोज शुगर होनी चाहिए, है ना, एंड साथ ही साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये याद रखो आरएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता ही होता है। और ये बेसिकली मेजर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन सिर्फ वायरस में। जितने भी वायरस मिलेंगे, इट इज द मेजर जेनेटिक मटेरियल अमंग ऑल द वायरसेस, बट या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब जितने भी वायरस हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट इज रेयर दैट सम वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यस, मोस्टली वायरसेस में आरएनए का स्ट्रैंड सिंगल होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि राइनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस जो अभी 2019 से अपना आतंक फैलाया हुआ है और अभी कुछ समय से फिर से उसके कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में फैलने वाला है। उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा इबोला वायरस, ये वो वायरस है जिनमें कि आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, सिंगल हेलिकल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटा वायरस की, पेपिलोमा वायरस की, हार्पीज की या फिर रेट्रो वायरस की, तो उसमें डीएनए आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो बेटा यहां पर आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो गया। कौन कौन से 3 क्वेश्चन हो गए? आरएनए डबल स्ट्रैंडेड कौन से वायरस में होता है वर्सेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से वायरस में होता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो जेनेटिक मटेरियल है, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, लेकिन आरएनए जो है स्टेबल नहीं था, उसमें इवैल्यूएशन के चांसेस प्रॉपर नहीं थे, ये मोर रिएक्टिव होता है, जिसके कारण ये जेनेटिक मटेरियल कंसिडर नहीं किया जा सकता। डीएनए जो कि आरएनए से बनता है और ज्यादा स्टेबल होता है, कैटालिटिक स्ट्रक्चर इसका काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा, आज की डेट में जो जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द स्पीशी में हम उसको डीएनए को कंसीडर करते हैं, लेकिन आरएनए जो है वो मोस्टली वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बहुत काम की चीजें आपको पता होना चाहिए। और बेटा एनसीईआरटी वो बुक है, उसको जितना आप पढ़ोगे हर बार कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा, तो कांस्टेंट रीडिंग इज मस्ट। ठीक है, यहां पे देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर भी दिया है, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, एडेनो वायरस, हेपेटाइटिस, एचआईवी, रोटा वायरस, पेपिलोमा वायरस, ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जहां पर इनका आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड होता है। फटाफट से एक छोटा सा रिकेप मारते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर पर। राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और फंक्शन। क्योंकि बेटा अगर इसको हमने पता कर लिया, डीएनए के बारे में डिटेल पता कर लिया, लेकिन आरएनए के बारे में हमें थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है, तो दैट विल बी द डिजास्टर। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या है। ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है आरएनए का, सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स डिफरेंट है। नंबर 1 कि जो आरएनए है वो हेयर पिन की तरह होता है। हेयर पिन गर्ल्स को ज्यादा अच्छे से पता है ना। तो हेयर पिन का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से क्लिप, है ना, तो उसकी तरह आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है
और सिंगल स्ट्रैंडेड बायोपॉलीमर आरएनए जो कि शॉर्ट स्ट्रक्चर है और एक ही स्ट्रैंडेड इसमें होता है। न्यूक्लियोटाइड एज यूजुअल, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, राइबोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहाँ पे राइबोज शुगर होता है पायल, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है श्रीमती। यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन होता है, और फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, बात करते हैं राइबोज शुगर की। तो जो आरएनए है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, एंड विच में बी प्रोन टू हाइड्रोलिसिस, क्योंकि सेकंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, जिसके साथ लिसिस मतलब टूटने के चांसेस बहुत आसान होते हैं, इसीलिए ये अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज भी हो सकता है। समझे? क्योंकि इसका जो OH ग्रुप है वो सेकंड नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है। क्योंकि आपके क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग स्टेटमेंट इज ट्रू और विच अमंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द आरएनए स्ट्रक्चर, तो क्या जवाब दोगे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मेजर पॉइंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके कारण ये ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कहां प्रेजेंट होता है, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ। नेक्स्ट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए और आरएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, और इसमें जो फॉस्फोरस एटम बॉन्डेड टू द 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, इसमें 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है। आप लोग को पता है ना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना? हाँ। अब इसका फंक्शन क्या होता है, किसका, आरएनए का? ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिसमें डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। सबसे पहले क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन आरएनए में होता है, और आरएनए उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन का निर्माण करता है। सो इन दिस मैनर यू कैन से अबाउट इट एक्चुअली फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस इन विच डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, होल सोल फंडा ये है कि प्रोटीन का निर्माण होना है, और प्रोटीन का निर्माण होने के लिए आरएनए जरूरी है। आरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। अब खुद देखो, मजेदार बात यह है कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए से डीएनए बना है, जो कि फाइनल जेनेटिक मटेरियल को कंसीडर किया जाता है, और बाद में वही डीएनए वापस से आरएनए में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद वही आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये जो गुत्थी है, इसको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 2, ये एक मेजर रोल की तरह काम करता है किसमें, प्रोटीन के निर्माण में, और साथ ही साथ ये एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है। याद रखो, प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट एक्ट लाइक अ एडेप्टर मॉलिक्यूल। दिव्यांशी, श्रीमती, सतीश, खुर्शिदा, पायल, इज दैट क्लियर? कुछ दिक्कत, परेशानी, समस्या तो नहीं है? कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आ रही हो? आरएनए एक्ट एज अ मैसेंजर इन बिटवीन डीएनए एंड द राइबोसोम्स। याद रख लो, ये आरएनए के फंक्शंस है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से आरएनए का फंक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो यहां पर आरएनए इंटरमीडिएट का काम करता है इन बिटवीन द डीएनए एंड द राइबोसोम्स। याद रखो, राइबोसोम्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के पार्ट्स हैं भाई पायल, आरएनए के, राइबोसोम्स के? खुर्शिदा, श्रीमती, सतीश, दिव्यांशी, what are the 2 major kinds of our ribosomes? याद है कि भूल गए? क्यों पायल, याद है कि भूल गए? फटाफट बताओ भाई। They are the carrier of genetic information, yes, in each, small and large, है ना, in each and every cell of the living organisms। इसके अलावा ये राइबोसोम्स को प्रमोट करते हैं, ये राइबोसोम्स को प्रमोट करते हैं, काहे के लिए? ताकि वो सही अमीनो एसिड का चुनाव कर सके, जो कि इनको जरूरी होता है बिल्डिंग अप ऑफ न्यू प्रोटीन इन द बॉडी। तो बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए, कौन सा अमीनो एसिड कब चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो राइबोसोम डिसाइड करता है। और राइबोसोम्स को कौन बेसिकली सपोर्ट करता है, इन सब चीज को प्रमोट करता है, दैट इज आरएनए। यस दिव्यांशी, वेरी गुड, ठीक है। अब उसके बाद आरएनए जो है वो मदद करता है कैटालिसिस ऑफ सम बायोलॉजिकल रिएक्शन में, जिसके कारण जेनेटिक एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड होता है। यस, तो ये आरएनए के इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, याद है, ध्यान है, आगे बढ़े, समझ में आया?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए तीन तरह का होता है, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वायरल आरएनए भी, ठीक है। तो इस चीज को लेके कंफ्यूजन मत होना। एग्जाम में क्वेश्चन तीन तरह का आता है, सॉरी, अगर क्वेश्चन आता है कि आरएनए का टाइप्स क्या है, तो दैट इज अबाउट मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। यस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। तो मैसेंजर आरएनए बेटा ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन आरएनए होता है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा थोड़ा ओवरफ्लो सबका लेके चलेंगे। पहले तो डायग्राम देख लो, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और साथ में प्री मैसेंजर आरएनए चलता रहता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है। मतलब इस स्टेप में जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। पहली चीज ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी स्टेप में क्या होता है, जो आरएनए है वो ट्रांसलेशन, वो कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। और ये क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अंडरस्टूड। अब थ्योरी में समझते हैं। मैसेंजर आरएनए हिट्रोजीनस होता है। हिट्रोजीनस मतलब उसमें वैरायटी ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब ये ज्यादा लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहता, बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी डीनेचर हो जाता है। इसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जो है आरएनए का इसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए ने फटाफट बिना लेट करे, लेट लतीफ के, प्रोटीन का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए होता है बेटा, ये बेसिकली कैरी करता है क्या, सभी तरह के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। क्यों, क्योंकि वो डीएनए से ही तो बना है ना। तो अल्टीमेटली ये डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है कि जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है मैसेंजर आरएनए में, तो जितना का जितना जेनेटिक मटेरियल है वो तो सारा का सारा मैसेंजर आरएनए में होगा ही होगा। इसीलिए ये सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाता है, और इसके कारण ही प्रोटीन का निर्माण हो पाता है। इस तरह से तीन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं मैसेंजर आरएनए के, वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं सो दैट पर्टिकुलर प्रोटीन बन सके। अब इसका फंक्शन क्या है, मैसेंजर आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन का निर्माण। कैसे, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन गया। तो डीएनए कि जितने भी गुण होंगे, जितने भी क्वालिटीज होंगी, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, वो सारे के सारे मैसेंजर आरएनए में होंगे। और मैसेंजर आरएनए तभी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाता है। इसका लाइफ शॉर्ट होता है और ये फटाफट प्रोटीन का निर्माण कर देता है। बस कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान यही है, विच एक्ट एज अ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इन बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन। और इसको बेसिकली ज्यादातर कौन यूज करता है, राइबोसोम, क्योंकि ये प्रमोट करता है किस चीज के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। कैसे, बाय सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स, कि भाई हमें कहाँ के लिए कैराटीन बनाना है, ठीक है, मसल्स प्रोटीन बनाना है, ठीक है, बोन प्रोटीन बनाना है, ब्लड प्रोटीन बनाना है, किस तरह का प्रोटीन बनाना है, और उसको बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, ये बेसिकली हमें यहां पता चलता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है उसको देखते हैं हम। ये बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है लगभग 60% मास ऑफ द राइबोसोम, और ये बेसिकली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। बेटा ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका, राइबोसोमल आरएनए का। भाई राइबोसोमल आरएनए तो ऑब्वियसली राइबोसोम में प्रेजेंट होगा, है ना। और ये क्या कंस्टिट्यूट करता है, ये कंस्टिट्यूट करता है 60% ऑफ टोटल मास, ठीक है। और जो राइबोसोमल आरएनए है ये एनकोडिंग करता है, किस तरह की एनकोडिंग, अलग अलग साइज की, जिसमें जो राइबोसोम्स है दे डू हैव वन लार्ज आरएनए एंड वन स्मॉल आरएनए। इसमें दो तरह के आरएनए होते हैं, आरएनए जो बड़ा साइज होता है, आरएनए एक छोटा साइज होता है, और इन दोनों का प्रॉपर फंक्शनिंग होने के कारण ही यहां पर एनकोडिंग होती है प्रोटीन के निर्माण की। तो बेटा ये प्रोसेस जितनी हम आसान समझते हैं उतनी आसान है नहीं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, किसका, एमआरएनए का इनटू द प्रोटीन। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोटीन में अपने आप कन्वर्ट नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करने में
काफी हद तक साजिश होती है इस राइबोसोमल आरएनए की, ठीक है। सो इट ऑल्सो इट इज अ कैटलिस्ट इन द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि इसका दूसरा फंक्शन है। तो ये हमारे पास राइबोसोमल फॉर्म है, यहाँ पे लार्ज यूनिट है आरएनए की और ये स्मॉल यूनिट है आरएनए की, और ऐसे स्मॉल एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए की। तो ट्रांसफर आरएनए बेसिकली जैसे नाम जाहिर है कि ट्रांसफर करता है, और ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट करता है प्ले प्रोटीन के ट्रांसलेशन के लिए। बेटा तीनों की तीनों जो आरएनए हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए। मैसेंजर आरएनए जिसने डीएनए से एमआरएनए बना लिया, एमआरएनए के बाद राइबोसोमल आरएनए का काम पड़ता है जो कि 60% टोटल मास को कवर करता है। और इसके अलावा बात आती है टीआरएनए की, जो कि स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए है। ये जो है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की तरह काम करता है और इसका काम है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा विद इन अ न्यूक्लियोटाइड। और इसमें 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं अनयूजुअल बेस लाइक मिथाइल ग्वानिन, मिथाइल साइटोसिन, एंड ये सारा का सारा मिथाइलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ये चीज याद रख लो, ये सबसे होता तो छोटा है, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो दिस इज द टीआरएनए जिसमें 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं और इसका सोल कॉन्सेप्ट होता है मिथाइलेशन, ठीक है। अब इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। ये एडाप्टर की तरह काम करता है जहां पर प्रोटीन ट्रांसलेशन की सीक्वेंस को निर्धारित करता है। मान लो आप बच्चे लोग स्कूल में ही चलते हैं, स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली होती थी आप लोगों की, तो आप लोग हेड बॉय हेड गर्ल भी रहते होगे थे या क्लास के मॉनिटर बने रहे होगे। तो आप लोगों की ड्यूटी रहती थी कि असेंबली में ये गर्ल्स अपनी गर्ल्स की क्यू को मेंटेन करेगा और ये बॉय अपने बॉय की क्यू को मेंटेन करेगा, ठीक है। अब असेंबली होने के बाद वहां पे स्पोर्ट्स टीचर होते थे, कोऑर्डिनेट टीचर्स होते थे, वो क्या देखते थे सारे बच्चे लाइन से अपनी अपनी क्लासरूम में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ठीक है। और उसके बाद कुछ टीचर्स फ्लोर में भी खड़े रहते थे कि ये बच्चे स्टेयर केस से राइट हैंड साइड तो नहीं जा रहे हैं जबकि जाना है इनको लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है। और आप बच्चे लोग समझ जाओ कि आप लोग हो नाइट्रोजिनस बेसिस और आपको जो टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया वो है डीएनए और आरएनए का। और यहां पर टीआरएनए वो जो पर्टिकुलर मोमेंट है कि 12th सी के बच्चे, बायोलॉजी के बच्चे इस रूम में जाएंगे, ये बच्चे दूसरे रूम में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर काम हो गया टीआरएनए का, समझे। तो इस तरीके से जो मेजर पार्ट है डीएनए का उसने कर लिया एमआरएनए, एमआरएनए से आरआरएनए, आरआरएनए से टीआरएनए, मतलब एक मेजर सेगमेंट कंपाइल हो गया मिडल सेगमेंट और कंपाइल हो गया स्मॉलर सेगमेंट टू द पर्टिकुलर प्रोटीन, समझे। असेंबली हॉल में स्कूल के पूरे 500, 1000, 2000, 3000 बच्चे खड़े, 4000, 5000 बच्चे खड़े, ये हमारे पास डीएनए हो गया। अब वो बच्चे पर्टिकुलर क्लास वाइज सेक्शन वाइज निकल रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए हो गया। फिर उसके बाद पर्टिकुलर फ्लोर वाइज जा रहे हैं, ये राइबोसोमल आरएनए हो गया। और पर्टिकुलर क्लास और सेक्शन में जा रहे हैं, ये टीआरएनए हो गया, समझे। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि सारे के सारे बच्चे बकायदा अपने प्रोडक्शन यूनिट में जाए जहां पे इंडिविजुअल क्लास टीचर आएंगी और आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस देंगे। समझ में आया श्रीमती दिव्यांशी, पायल, सतीश एंड खुर्शीदा कि बेसिकली यहां पर आरएनए के जो 3 सेगमेंट्स है वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी कंसर्न? नो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। यहां पे टीआरएनए का डायग्राम कई बार पूछा जा सकता है, तो डायग्राम देख लो। अमीनो एसिड की साइट है यहां पे और बेटा इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, दैट इज द इंट्रा ट्रांजिट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एमआरएनए और आरआरएनए में नहीं था, ठीक है। और एंटी कोडोन लूप जो कि कोडिंग करता है,
तो यहां पर कोडिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड आते हैं जो उस पर्टिकुलर खास प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये यहां पे टीआरएनए लेवल पर ही काम करता है, समझे? यस। तो यहां पर हमारा आरएनए का वर्ल्ड हो गया है खत्म और हम कर रहे हैं रेप्लिकेशन की शुरुआत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। कई बार देखा भी होगा लेकिन आज फिर से देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब समझ लो, काटना। हमने एक कपड़ा लिया, कई बार आप दुकान पे भी गए होगे कपड़े खरीदने, अपने सूट के लिए, पापा के पैंट के लिए, भाई के शर्ट के लिए, और दुकानदार हल्का सा केची में कट मारता है और कपड़े को बराबर फाड़ देता है। 1 इंच भी कपड़ा ना तो इधर जाता है ना तो इधर जाता है। क्यों दिव्यांशी, श्रीमती, सतीश, खुर्शीदा, पायल, है ना? ऐसे ही होता है कि कपड़ा लिया, कई बार तो कुछ दुकानदार केची से पूरा कपड़ा कट करते हैं और कई बार सिर्फ एक जगह कट मारते हैं और आप लोगों से बात करते करते कपड़े को 2 हिस्से में फाड़ देते हैं और 1 इंच भी मजाल है कि लेफ्ट और राइट का एक्स्ट्रा चला जाए कस्टमर के पास या उनके पास सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हाल यहां पर डीएनए का होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का कटना, डीएनए का 2 हिस्सों में टूटना। डीएनए 2 हिस्सों में क्यों टूट रहा है? हमने देखा है भाई कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को लंबा कर रहे तो क्रोमोटिन फाइबर, उसको और लंबा किया तो उसमें न्यूक्लियोसोम, उसको और लंबा किया तो डीएनए, उसको और लंबा किया तो जीन्स। और क्रोमोसोम पेयर पर जीन्स का पेयर प्रेजेंट रहता है और इसकी जरूरत क्यों होती है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन देना। और ये इंफॉर्मेशन किस रूप में जाती है? केमिकल्स के रूप में जाती है। तो अल्टीमेटली वो केमिकल जो ट्रेवल कर रहा है उसमें जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी जो सीक्वेंस है उसको मेंटेन होता भी जरूरी है ना? आप लोगों ने कई बार देखा होगा लेटेस्ट में कई बार जो एलेल्स होते हैं, वापस मैं जा रहा हूं जेनेटिक स्ट्रक्चर पे ना, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जो एलेल्स होते हैं वो रिसेसिव भी होते हैं, वो डोमिनेंट भी होते हैं। यस, है ना? रिसेसिव हो रहे हैं तो प्रेजेंट तो रहेगा बट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और डोमिनेंट है तो प्रेजेंट भी है, रिफ्लेक्ट भी है। ठीक है, अभी मैं एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल दूंगा और नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत ही फेमस कपल सेलिब्रिटी के बच्चे की फोटो वायरल हो रही है जिसमें उसका जो चेहरा है उसको जो मेल एक्टर है उसके जो ग्रैंड फादर है उनका आयरिश बिल्कुल वैसा है, और वो जो कपल सेलिब्रिटी है उनका जो आयरिस है वो ब्राउन कलर का है। लेकिन उन कपल का जो बच्चा है जो अभी रिसेंटली अराउंड कुछ महीने का हुआ है, उसकी जो आयरिस है वो कलरलेस है, वो उसके ग्रैंडफादर की तरह है। तो यहां पे आप खुद समझ सकते हो कि एलएल्स कैसे काम करता है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर किस सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, अब वो आप लोग सोचो। ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास है बायो की टर्म्स दिखाना और मेरा काम है आपको प्रैक्टिकली रूबरू कराना। लेकिन ये एक सोशल मीडिया है तो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम यूज नहीं कर सकता, बट आपको थोड़ा सा करना है कि वो जो कपल है काफी फेमस और स्टार टर्म वाले कपल है, सेलिब्रिटीज है, दोनों की आइरिस जो है ब्राउन कलर की है लेकिन उनका जो बेबी है उसकी आइरिस ब्लू कलर की है। तो यहां पर हम जो डोमिनेंट और जो रिसेसिव वाला पार्ट है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो फादर है, मतलब जो कपल्स हैं उनके भी जो पेरेंट्स हैं उनकी भी आइरिस ब्राउन कलर की है। लेकिन जो मेल एक्टर है उसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उनकी जो आइरिस है थी वो ब्लू कलर की थी। दैट मींस आइरिस जो कलर जिसमें कलर नहीं होता है उसको तो हम कलरलेस ब्लू ही बोलते हैं। तो दैट इज द कलर बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर देयर। तो समहाउ वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो मेल एक्टर के जो जीन्स थे उसमें वो रेसेसिव रहा। ठीक है, फर्दर फॉरवर्ड हुआ एंड देन नाउ रिफ्लेक्ट हुआ आफ्टर 2 जनरेशन। ठीक है, सो नीड टू थिंक अबाउट। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास डीएनए है और ये एक एंजाइम डीएनए को काट रहा है कैंची की तरह, और जैसे डीएनए को काट रहा है उसी समय साइमल्टेनियसली
यहां पर जो आरएनए एंजाइम्स हैं, जो पॉलीमरेज 3 एंजाइम्स है, आप देख सकते हो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम्स, वो पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस को कंबाइन करते जा रहा है, कंपाइल करते जा रहा है ना। हियर यू कैन सी डीएनए का काटने का प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, और यहां पर ये आके नाइट्रोजनस बेस लगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और डीएनए पॉलीमरेज 3 ने उसको क्या किया, रेस्ट ऑफ द सीरीज के साथ कंबाइन कर दिया। तो ये प्रोसेस ऑन मूव चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। क्रोमोसोम्स का निर्धारण होता रहता है। इसी तरह से सेल का डिवीजन होता रहता है, सेल 2 हिस्सों में बढ़ती जाती है, और एग्जिस्टिंग जनरेशन प्लस न्यू जनरेशन होती रहती है। और यहां पे जो डिवीजन है वो हो रहा है माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी इन जनरल हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मियोसिस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने ये सीखा, क्योंकि अल्टीमेटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो वो तो मियोसिस के कारण ही हो रहे हैं, वहां पे माइटोसिस का तो कुछ रोल ही नहीं है ना। तो यहां पर ये अब उसका स्टिल डायग्राम है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कट हो रहा है। देखो यहां पर डीएनए का ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पर कट हो रहा है, तो जब ये कट हो गया तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, और बचा हुआ हिस्सा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। पैरेलली यहां पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होते जा रहे हैं, और पॉलीमरेज एंजाइम 3 डीएनए का वो इसको सीक्वेंस टेम्पलेट बनाते जा रहा है। क्योंकि डीएनए में हमने सीखा है क्या, कि वहां पर बात होती है सेकेंड हेलिकल की, जो कि शुगर बेस्ड है, और नाइट्रोजनस बेस ऑब्वियसली बन रहा है, वो आके अटैच होता जाएगा और डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पे हमने जितना पढ़ा है, देखा है, इसको हम पढ़ते हैं थोड़े से कंटेंट वाइज। तो हमारे पास यहां पे कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल भी है। आप पहले डायग्राम समझ लो। डायग्राम में जैसे कि एक पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट का मियोसिस के कारण फर्स्ट जनरेशन में अलग अलग डीएनए का बाइफर्केशन हुआ। ये यहां पर पर्पल कलर का है और यहां पर ये लाइट ब्लू कलर है, ठीक है। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि रिफ्लेक्शन के कारण आपको दोनों डीएनए स्ट्रेन का कलर समझ में नहीं आए। तो जब सेकेंड जनरेशन हुई तो उसमें ये वाला पर्पल कलर था, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, मतलब जो मेजोरिटी थी पर्पल कलर की और रेस्ट ऑफ ब्लू कलर की, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्योंकि वो डोमिनेंट था, सेकेंड जनरेशन में वो रिसेसिव हो गया। तो यहां पर यू कैन सी कि किस तरीके से कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। तो बेसिकली रेप्लिकेशन 3 तरह का होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है क्या है, कैसा है, कितना है, कब है। तो सबसे पहले जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, रिसर्च किया, लेकिन जो एविडेंस थे वो दे पाए वॉटसन एंड क्रिक, वर्ल्ड वाइड अपनी बात को जस्टिफाई कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, जस्टिफिकेशन दे दिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक रेप्लिकेशन की स्कीम भी बता दी कि भाई डीएनए में जो कटाव होता है, जो रेप्लिकेशन होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। इस बात को कोट करने के लिए उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेट में उन्होंने बहुत मजेदार बात लिखी। क्या था वो, it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests the possible copying mechanism for the genetic material। किसी बच्चे को समझ में आया ये लाइन? क्या होता है, जो लॉरिएट होते हैं उनकी जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में लॉ बन जाते हैं, ठीक है। सो इट हैज नॉट escaped our नोटिस, इस चीज को हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। जो स्पेसिफिक पेयरिंग होती है और वो इमीडिएटली जब वो ब्रेक डाउन होती है, तब वहां पर जब भी कोई जेनेटिक मटेरियल ब्रेक डाउन होता है तो उसका स्पेसिफिक पेयरिंग जो है उसका निर्धारण होना शुरू हो जाता है। यस, और जो स्कीम थी, इट वाज सजेस्टेड क्या, कि वहां पर 2 स्ट्रेन्स थे,
डीएनए के, एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, जो कि सिंथेसिस करते थे न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन्स। फाइन। आप लोगों ने क्रोशिया देखा है? क्यों भाई? देव्यांशी, श्रीमती, सतीश, पायल, खुर्शिदा, क्रोशिया, कुछ गर्ल्स होते हैं ना, मैंने तो नॉर्मली देखा उनको कि एक हाथ में सिलाई लेते हैं और दूसरे हाथ में धागा, और उसी को पता नहीं ऐसे करते करते क्या क्या डिजाइन बना लेते हैं, है ना। और कई बार नहीं देखा तो क्या देखा है आपने? अरे ऑनलाइन देखो, आजकल इतने सारे बच्चे, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चीज में नहीं देखा नहीं देखा। अरे देखो बच्चे, ऊपर वाले ने जिंदगी दी है एंजॉय करने के लिए, है ना। हर चीज को पता होना चाहिए, छोटा सा बेसिक जनरल नॉलेज सब में होना चाहिए। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मम्मी लोग को कभी सिलाई वगैरह या स्वेटर बुनते हुए भी देखा होगा। स्वेटर इसलिए बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उसमें 2 सिलाई की जरूरत होती है। चलो स्वेटर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मम्मा ने 2 सिलाई देखा है, नाम नहीं सुना था। हाँ, देखा है बच्चे, देखा है। तो सलाई की बात करें तो 2 सलाई होती है और उसमें मम्मी फंदे डालती है, और उसके बाद उसी में पता नहीं कैसे कैसे धागे को लपेट कर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना लेती है। आजकल वही चीज मशीन बना रही है, ठीक है। और क्रोशे में भी एक सलाई होती है और पर्टिकुलर धागे होते हैं जो फिंगर में जो आर्टिस्ट होते हैं वो लपेट के उसमें पता नहीं कौन कौन सी क्या एक्टिविटीज करते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। क्या है वो? एक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब उसमें आपने देखा होगा मम्मी जब स्वेटर बुनती थी तो 2 से 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग, अलग अलग कलर्स के ऊन और वूल्स यूज करते थे, डिजाइन बनाते थे, ठीक है। डीएनए भी समथिंग कुछ वैसा है, तो उसको भी एक टेम्पलेट की जरूरत है भाई। तो वो टेम्पलेट डबल स्टैंडर्ड होता है, और उसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी वॉटसन एंड क्रिक ने दे दिया था कि भाई जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है तो वहां पर वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और सेल के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल बनते रहते हैं, उनका निर्माण होता रहता है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट है इनसाइड अ सेल। And after the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strain. और जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो उसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का रहता है, और दूसरा जो नवा स्ट्रैंड होता है वो बेसिकली न्यूली फॉर्म्ड होता है। मैं वापस से यहां पर जाऊंगा, है ना। यहां पर ये जो टेम्पलेट है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये पेरेंट का है, और यहाँ जो बीच में डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम जो है इसको कंपाइल कर रहा है, ये नया स्ट्रैंड है जो कि किसी संतति में, किसी ऑफस्प्रिंग में एक्ट करेगा, जिसके कारण वेरिएशंस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे 2 चीज और बढ़ रहे हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है सेमी कंजर्वेटिव। कहां ध्यान है भाई खुर्शिदा? पे अटेंशन इन द क्लास। इसीलिए कैमरा चालू करने की जरूरत होती है कि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा कहाँ है। भाई लोग उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका एग्जाम है ना। इसका डिस्ट्रैक्ट मत करो माइंड बच्चों का। अब आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो कंजर्वेटिव है और सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो हेवी स्ट्रैंड, आई थिंक सबको थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा होगा, है ना। एक ब्लू कलर का स्ट्रैंड है, एक रेड कलर का स्ट्रैंड है। तो जो कंजर्वेटिव होता है उसमें पूरे कॉम्प्लीमेंट्री हेलिकल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं। कंजर्वेटिव फैमिली नाम सुना होगा, कि इतना संकीर्ण दिमाग होता है कि वो चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर गर्ल्स ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन लिया या जीन्स पहन लिया तो अरे भगवान, तौबा तौबा तौबा, पता नहीं क्या होने वाला है ना। द कंजर्वेटिव्स, they carry their own thoughts and concepts, they don't even try to understand what actually is existing new. सेमी कंजर्वेटिव्स, यहां पे मैं फैमिली से कंपेयर कर रहा हूं इस चीजों को, कि दे आर ओपन माइंडेड, they are ready to welcome the change. Conservative, they are not ready to admit the change, they are ready to accept the change. कि कुछ भी चेंज हो रहा है, अगर वो चेंज हमारे लिए अच्छा है तो हम विलिंग है उसको, विलिंगली उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर नाइट्रोजन के आइसोटोप्स लिए हैं। आइसोटोप समझते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 14N, 15N, आइसोटोप, आइसोबार, क्या होता है? पढ़ा है पायल? वेरी गुड। अगर पढ़ा है तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से यहां पर 1 साइकिल डिवीजन लिया है आइसोटोप 14 नाइट्रोजन का, और दूसरी जगह लिया है आइसोटोप 15 का,
यहां पर एज यू कैन सी जो ब्लू स्ट्रैंडेड है वो बेसिकली दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, एक ब्लू एंड एक रेड, जो कि फर्दर ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकेंड जनरेशन है। ये मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखा दिया था यहां पे, है ना। मतलब फर्स्ट जनरेशन में 50-50% बना और सेकेंड जनरेशन में 1:3 का रेशियो मिला, ये उसी का फॉर्म है। लेकिन यहां पर दूसरा बनता है सेमी कंजर्वेटिव, तो जो कि फर्स्ट जनरेशन में भी क्या होगा, एक पेरेंट का हेलिकल होगा जो कि पेरेंट से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है, और दूसरा न्यूली फॉर्म्ड है, और यहां पर 50% प्योर फॉर्म होगा पेरेंट का और 50% जो है हेलिकल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इज दैट क्लियर? इसको लेकर कुछ दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यहां पे बेटा एलएल्स की बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है, संभावना एंड प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। आगे बढ़े इस डायग्राम को लेकर, यहां पे मैंने आपके लिए मेंशन भी किया है हेवी आइसोटॉप्स, जिसमें नाइट्रोजन 15 लिया है, which led to the synthesis of heavy DNA strain। heavy DNA strain मतलब उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा वो डोमिनेंट होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरा यहां पर लिया है नाइट्रोजन 14 जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड है। न्यूली सिंथेसाइज्ड मतलब वो नाइट्रोजनस बेस जो ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम उसको बांधते जाएगा पेरेंट के पैम्पलेट के साथ। तो दैट इज अ लाइट डीएनए और वो रेड कलर में दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने एक चीज और डाल दी, कंजर्वेटिव था, सेमी कंजर्वेटिव हो गया, अब एक हो गया डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्लियर है? कुछ भी कंफ्यूजन हो डायरेक्टली टेल मी अबाउट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सारी की सारी चीजें मैं आपको इलस्ट्रेशन से दिखा रहा हूं, डायग्राम से दिखा रहा हूं। फटाफट जवाब दो, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो बोलो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो बोलो कंफ्यूजन हो रहा है। चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। दिव्यांशी, श्रीमती, पायल, सतीश, खुर्शिदा, जल्दी से बताइए, क्योंकि इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है ना। तो यस, नो कंफ्यूजन। खुर्शिदा, वेरी गुड बेटा। जब तक आप लोगों की रिस्पॉन्स नहीं देखने वाला मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, इसे जवाब तो देना पड़ेगा। गुड। सतीश को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड। दिव्यांशी को भी नहीं है? देखो सेंटेंस कितना कॉम्प्लीमेंट्री छोटा होते जा रहा है। शी इज सेइंग नो कंफ्यूजन, ही इज सेइंग नो सर, एंड द थर्ड वन सेड नो। अब चौथे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, एन लिख दे। चलो पायल, व्हाट अबाउट श्रीमती? ठीक है, सो चलो हियर वी कम अक्रॉस। कंजर्वेटिव में द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विल एग्जिस्ट एज इट इज। सेमी कंजर्वेटिव्स में द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विल बी पार्शियल, जिसमें एक पैम्पलेट या एक पैम्पलेट पेरेंट्स का होगा, दूसरा न्यूली फॉर्म्ड होगा। और जो डिस्पर्सिव है बेटा, डिस्पर्सिव में उसमें इन बिटवीन द सेगमेंट्स में होंगे चेंजेस, यही मेजर है। पहले डायग्राम से समझते हैं। यहां पे पूरा का पूरा लाल है, एक नीला और एक लाल है। दूसरे में दो स्ट्रेन्स है, जो कि एक स्ट्रेन ब्लू और दूसरी स्ट्रेन रेड है। लेकिन यहां पर आप देखो, ये वाला स्ट्रेन लाल है, ये वाला ब्लू है, ये लाल है, ये ब्लू है, ये लाल है, ये ब्लू है। मतलब यहां पे एक डीएनए में दोनों स्ट्रेन में मल्टीपल एलेल्स हैं। सो दिस इज द डिस्पर्सिव, है ना, आफ्टर द फर्स्ट रेप्लिकेशन और सेकेंड आफ्टर द सेकेंड रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से ये चीज, ये इवेल्युएशन कॉज करता है क्रिएचर्स में। सो जो ओरिजिनल डीएनए डबल हेलिक्स ब्रेक अपार्ट इनटू द फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट देन सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द न्यू डीएनए। ओरिजिनल का रेप्लिकेशन होगा तो दो हिस्से में बढ़ जाएगा, जिसमें से एक ओरिजिनल टेम्पलेट रहेगा और जो दूसरा है वो न्यूली फॉर्म रहेगा। एज अ रिजल्ट every cell division produces two cells with a varying amount of old and new DNA। यही कारण है कि कई ऐसे कपल्स जिनको बेबीज होते हैं तो कई बार उनमें मिरेकल्स दिखाई देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था शायद 2 से 3 क्लास पहले का, एक साउथ यूरोपियन कंट्री का एक कपल, साउथ अफ्रीकन पीपल, है ना, जिनका जो बेबी था वो थर्ड बेबी दैट वाज कंप्लीटली फेयर और बाकी के सारे डार्क कॉम्प्लेक्शन में थे। तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट है
जो कि वहां पे रेसेसिव रहा होगा, और इस केस में आकर बेबी के डिलीवरी के टाइम पर वो फिनोटाइपिक फॉर्म में आ गया एज अ डोमिनेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। बेटा हवा में कोई बातें नहीं की जाती। इफ वी टॉक एनीथिंग देन वी हैव टू प्रूफ, तभी चीजों का मायने होता है। तो वहां हमने जो डायग्राम देखा, इलस्ट्रेशन देखा, यहां उसका डिस्क्रिप्शन है जो हमें पता होना ही होना चाहिए। क्या कह रहा है फ्रैंकलिन? उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो कराया आइसोटॉप 15 नाइट्रोजन में। ठीक है, तो उनको कौन सा आइसोटॉप मिला? हैवी आइसोटॉप मिला। और ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर द मेनी जनरेशंस। यस, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के लिए क्या है, नाइट्रोजन ही तो चाहिए, बिकॉज अमीनो एसिड काय से बनता है, प्रोटीन काय से बनता है, नाइट्रोजन चाहिए। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन इज अ मेजर सोर्स फॉर दैट डीएनए। एज अ रिजल्ट कि जो 15 एंड था, they were incorporated into the newly synthesized as well as the nitrogen containing compounds। और ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल बना, इसको आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता था नॉर्मल डीएनए से, क्योंकि उसका एक टेम्पलेट जो था पेरेंट का था, और जो दूसरा टेम्पलेट था वो न्यूली फॉर्म्ड नाइट्रोजनस कंटेंट का था। अब देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम विद अ नॉर्मल। पहले उन्होंने आइसोटॉप 415 लिया, फिर उन्होंने नॉर्मल आइसोटॉप 14 नाइट्रोजन लिया, और उसके बाद जो सैंपल लिया था उसमें उनको कई तरह के वेरिएशंस मिले। ठीक है, और मल्टीपल सेगमेंट्स मिले। और जो डीएनए का एक्सट्रैक्ट उन्होंने लिया था उसमें डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर तो था, बट टेम्पलेट में जो कंजुगेशन था उसमें वेरिएशंस थे। और ये जो वेरिएशंस थे, they were separated independently by using the cesium chloride as a gradients, जो कि एक डेंसिटी डिफाइन करता है। फाइन, मतलब बाद में जब उसको स्टडी किया गया, और आपको पता है कि आइसोलेशन की, प्यूरिफिकेशन की कई सारी टेक्निक्स होती है, कई सारे केमिकल रिएजेंट्स होते हैं जिसके द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो फर्दर जब 15 नाइट्रोजन आइसोटोप वाला लिया गया, तो वहां पे जो स्ट्रैंड था पेरेंट का सिंगल था एंड देन न्यूली फॉर्म था, और जब 14 एन को फर्दर एग्जीक्यूट किया गया तो देवर टू काइंड्स ऑफ वेरिएशंस, जो कि डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का, और उसमें इन बिटवीन द एलेल्स वर, कैरेक्टरिस्टिक एलेल्स वर एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अब आप लोगों को याद होगा प्रीवियस क्लास में मैं बार बार बोलता हूं कि जो हमारा रजिस्टर था, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर है ना, उसमें अलग अलग कोडिंग थी, उसको जरा सा ध्यान रख लो। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अब सर सब बोलोगे कि सर फिजिक्स कहां से ले आए? सर फिजिक्स नहीं ला रहे हैं, बस ये पहचाने, क्योंकि हम जीन्स कभी नहीं देख सकते लेकिन फिजिक्स के कुछ पार्ट से उसको लेकर कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कोरिलेट करेंगे तो हमें नई चीज समझ में आसानी होगी। तो हमारे पास जो आइसोटोप 15 वाला डीएनए था, उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रखा 20 मिनट तक। ठीक है, जब उसको उसमें 20 मिनट तक रखा, तो जो फर्स्ट जनरेशन हुई उसमें दो तरह का स्ट्रैंड बना, एक था पेरेंट का और दूसरा न्यूली फॉर्म्ड। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर उसको 40 मिनट तक पर्टिकुलर इन विट्रो कंडीशन में रखा, तो जो सेकेंड जनरेशन हुई उसमें जो 15 आइसोटोप वाला डीएनए था वो कंप्लीटली आइसोलेट हो गया, और जो रेस्ट ऑफ भी था, मतलब उसमें 1:2:1 का रेशियो मिला, जिसमें आइसोटोप 14 और आइसोटोप 15 इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर गए, और जो 50% था उसमें दोनों के दोनों जो स्ट्रेन थे डीएनए के, दे वर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जिसमें एक स्ट्रैंड ओरिजिनल का था और जो दूसरा वाला न्यूली फॉर्म में था। ठीक है, और ये इस तरीके से कुछ उसका जनरल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कई सारी चीजें होच-पोच हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा कि जेनेटिक मटेरियल क्या था, क्यों था, कैसे था, और किसको कंसीडर किया गया, किसको हटा दिया गया। फिर हमने सीखा कि कैसे जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें किस तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव मैंने आपको नॉर्मली फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारी जो मानसिकता होती है, दे आर गोइंग टू चेंज, बट ये जीन से बेटा यहाँ पे जेनोटाइपिक स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर होगा, जो कि एक्सप्रेसिव भी होगा डोमिनेंट फॉर्म में, और रिसेसिव फॉर्म में चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट जीन्स में वो चीज कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगी, जो समय आने पर
काम करेगी। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वेस्ट जाती है, बर्बाद या व्यर्थ जाती है। ठीक है जी। सो बताओ अभी तक जितना टॉपिक हमने कवर किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कुछ भी हो तो बिल्कुल पूछिए, आपके सवालों का स्वागत है। और अगर नहीं डाउट है तो हम हमारी आज की कक्षा को यहीं पे ही साइन आउट करेंगे, फिर हम मिलेंगे वेंसडे। क्यों भाई? श्रीमती, दिव्यांशी, सतीश, पायल, खुशदा, एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, एनी दिक्कत, परेशानी, सवाल, ख्याल? नो? ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीजें क्लियर है। सो बच्चा पार्टी, वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खूब इंजॉय करो, आज का पहला दिन है नए साल का। और जो बच्चे हमसे लेट ज्वाइन किए हैं, मेरी ब्लेसिंग्स है एंड आई प्रे कि आप सारे के सारे बच्चों की मेहनत सफल हो और 2024 आपका हो। मतलब आप लोग नीट क्रैक करके मुझे अपने व्हाइट एप्रन पर स्टेथोस्कोप के साथ मिलो। ठीक है? सो चलो, वी आर साइनिंग आउट फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।